खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पूर्व MLA जयराम जाटव और उनके पुत्र को जान से मारने की मिली धमकी, सदर थाने में करवाई FIR। शराब पार्टी के बाद मारपीट में युवक की हत्या के लगे आरोप, तुलेड़ा का निवासी था मृतक। अलवर मंडी में व्यापारियों के जरिए गेहूं की सरकारी खरीद हुई आरंभ, वहीं सरसों की आवक ने पकड़ा जोर। और शहर में चोरों का हुआ बोलबाला, शिवाजी पार्क में कॉस्मेटिक शॉप का तोड़ा शटर, वहीं नेहरू नगर में कीमती इलेक्ट्रॉनिक मशीन की पार। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर के शालीमार निवासी भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव को जान से मारने की धमकी मिली है। पूर्व विधायक ने बताया कि वे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के स्वर्गीय पिता की पगड़ी रस्म कार्यक्रम में जमालपुर गए हुए थे। इसी दौरान दोपहर 2:40 पर उनके बेटे के पास व्हाट्सएप वॉइस कॉल आया। इसमें जयराम जाटव और उनके पुत्र राजेंद्र को 15 दिनों में जान से मारने की धमकी दी गई, साथ ही गाली गलौज भी की गई। इसके बाद पूर्व विधायक के बेटे ने सदर थाने में शिकायत दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी देने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट के मंत्री जो अलवर के सांसद हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनके पिताजी की पगड़ी रस्म में था जमालपुर। मेरे पास तो फोन आया था राजेंद्र बेटे का। उसने कहा मेरे व्हाट्सएप कॉल आया है और ये नंबर है। तो उसने मेरे को पहले कहा कौन, तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो। राजेंद्र ने पूछा उससे, भाई आप कौन बोल रहे हो। तो उसने गाली दी। वे गाली क्यों दे रहे हो, तुम्हें देख लूंगा, 15 दिन है तुम्हारे पास, और तेरे बाप को भी देख लूंगा, दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। ये बातें उसने कही है। फिर उसने दोबारा फोन मिलाया, राजेंद्र ने व्हाट्सएप कॉल पे मिलाया उसी पे, तब उसने उठा के फिर गाली दी है। तो अब उसमें हमारे पास तो उसका नंबर, हमको कांटेक्ट था ही नहीं। उसके बाद में फिर मैंने SP साहब से बात की, तो SP साहब ने कहा कि आप ऐसा करो, बेटे को भेज दो, और जो पुलिस थाना लगता है, कौन सा लगता है, तो उनका सदर लगता है, तो सदर में एक एप्लीकेशन दे दो और वो मुकदमा दर्ज कर लेंगे और उसकी कॉल डिटेल निकलवा करके तब उसमें कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है किसने कॉल किया होगा कि अब वो तो कॉल डिटेल निकलेगी, जब उसके बाद पता चलेगा भाई किसने क्या रंजिश रख रखी हमसे। भाई हमारा तो कोई ऐसा वो था नहीं भाई किसी से कोई दुश्मनी हो। अब वो तो वो बताएगा मुझसे क्या दुश्मनी, मेरे बेटे से क्या दुश्मनी। जो कॉल डिटेल से निकलेगी नहीं, जब पता चलेगा कि भाई आपने इनको धमकी क्यों दी है। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल करने का मकसद क्या है भाई। सीधा मोबाइल पे बात करते हैं तो कॉल डिटेल निकल जाती है उसके सारी, लेकिन व्हाट्सएप कॉल की वो डिटेल रहती नहीं है, वो तो खत्म हो जाती है उस टाइम। इसलिए उसने कॉल डिटेल निकलने की वजह से, डर से, और व्हाट्सएप कॉल किया उसको। उधर जयराम जाटव ने कहा कि धमकी देने वाला कई तरह के गैर कानूनी काम करता है। गहलोत सरकार में पेपर लीक में भी वह शामिल था। भाजपा नेता जाटव के अनुसार उन्हें एवं परिवार की सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जयराम जाटव ने आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप भी लगाए। ये जो धमकी है ना, इसमें धमकी देने वाला जो व्यक्ति है उसको से है राजनेताओं की, पर्दे के पीछे से इशारा है। इन्हें पहले से काफ़ी दिन से इनको बर्क लग रखा है, उकसा रखा है, और ये पहले मांग करते थे 50 लाख रुपए दो, नहीं तुम्हारे पंप को नहीं चलने दूंगा मैं। ये अपराधी प्रवृत्ति का है, जगतपुरा में रहता है, पूरा परिवार में रहता है, और ये पेपर लीक जो हुए थे उसमें भी शामिल है। सर, इस मामले की जानकारी आपने पुलिस अधीक्षक या प्रशासन को दी? मैंने SP साहब को व्हाट्सएप रात में कर दिया था, करके DGP साहब को मेल की है, मुख्यमंत्री को मेल की है, मैंने पूरी डिटेल सारी भेज दी। IG साहब को मैंने व्हाट्सएप किया है।
अलवर के ग्राम तुलेड़ा में 30 साल के युवक की संदिग्ध मौत हो गई। यहां के निवासी 4 लोगों ने रात को अलवर शहर में जाकर शराब पार्टी की थी। सुबह युवक अपने घर में मृत मिला और उसके शरीर पर बेल्ट से मारपीट के निशान हैं। परिजनों ने गांव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भतीजे राहुल ने बताया कि तुलेड़ा गाँव का 30 वर्षीय अनिल जाटो मजदूरी करता था। वहीं गांव के दिलीप, मोहित और सचिन के साथ वह बुधवार रात को शराब पार्टी करने गया था। आरोप है कि बाद में अनिल से मारपीट की गई एवं बीच बचाव करने के लिए उसे भी बुलाया गया। जब राहुल पहुंचा तो तीनों लोग अनिल से मारपीट करते मिले। उसके बाद रात करीब 12 बजे अनिल को उसके साथ ही घर के कमरे में पटक गए। गुरुवार सुबह युवक नहीं उठा और घर वालों ने देखा तो वह मृत मिला। जानकारी के अनुसार मृतक अनिल की 10 साल पहले शादी हुई थी और विवाद के कारण पत्नी करीब 2 साल से पियर में रह रही है। पति पत्नी के बीच झगड़ा भी आरोपी युवकों को बार बार घर आने के कारण हुआ करता था। अब पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी। 4 लोग थे, साथ मिलकर बैठ के पी रहे थे और बातों में आपस में झगड़ा हुआ और झगड़ा होके जिनके साथ बैठ के पी रहे थे उन्होंने ही, जैसे मोहित हुआ और सचिन हुआ, सचिन उर्फ सुधांशु और दिलीप, इन्होंने मिलके फिर अनिल को मारा। ठीक है, और मारने के बाद इसको घर छोड़ के गए हैं। और जैसे हम सुबह पता चला कि भाई जैसे जगाया उसको, तो सुबह उसकी हालत सही नहीं थी तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो पता चला कि मृतक घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। तो उसके बाद सारे परिजनों को, घर वालों को सूचना दी गई। तो ये कहाँ गए थे, किस तरीके से आपको फ़ोन किया था? ये लोग रात को शाम को बार में गए थे, ब्लैक आउट बार में। वहाँ पे इन्होंने मेरे को 10:30 बजे करीब फ़ोन किया, क्योंकि अनिल के पास मेरी स्कूटी थी। तो इन्होंने 10:30 बजे मुझे फ़ोन किया कि भाई अनिल के ज़्यादा हो चुकी है। मैं मतलब दिलीप के फ़ोन से अनिल ने किया था कि मेरे ज़्यादा हो चुकी है और मुँह पे स्कूटी ना चल रही और तू मेरे भाई है तो पैसा लेकर आ जा, मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है। फिर मैं हाथ फ़ोन पे डाल दे। फिर मैं बोला कि फ़ोन पे तो ना डाल रहा हूँ, मैंने कैश कर मैं ही आ रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो इनका 3200 कुछ का बिल था, तो 1800 इनके पास थे। बाकी मैं पेमेंट करके बिल आउट करके कैश बार मशीन को निकाल के लाया। उसके बाद मैं अनिल को अपने साथ लेके गया। उसके बाद मैंने अनिल को घर छोड़ा। ठीक है, स्कूटी मेरी सुधांशु लेके आया, उसने स्कूटी छोड़ दी। अनिल को घर छोड़ने के बाद फिर मैं घर चला गया। फिर अनिल वापस से उन लोगों के पास चला गया। फिर दोबारा मेरे पास 11 बजे फ़ोन आया कि राहुल मेरे साथ ऐसे बात हो रही, तू आजा, झगड़ा कर रहे मेरे साथ। अलवर शहर में आए दिन चोरियां सामने आ रही हैं। इसके बावजूद कभी कभार खुलासे हो पाते हैं और अधिकांश मामलों में आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसी क्रम में अलवर के शिवाजी पार्क टेम्पो स्टैंड के समीप गत रात एक कॉस्मेटिक दुकान में कुछ चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। विक्रेता हनुमान सोनी ने बताया कि बुधवार सुबह वह दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो लोग टूटा होने के साथ ही शटर कटा हुआ था। हालांकि चोर सामान ले जाने में असफल रहे। शिवाजी पार्क पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्त की मांग उठाई गई है। सर वैष्णवी कॉस्मेटिक शिवाजी पार्क। क्या हुआ था बताइए। सर कुछ नहीं, रात के 9 बजे आराम से सारे डाउन करके शटर ताले वाले लगा के गया। सुबह आया जब 8 बजे पापा के साथ, जब मैंने देखा जैसे इधर मुंह किया शटर की तरफ, देखा कि मैंने ताला टूटा पड़ा है और सब्बल से किसी कोशिश की गई है, चोरी करने का प्रयास किया गया, बाकी को और कुछ नहीं हो। शटर में नुकसान है? शटर में थोड़ा सा डेंट है सर। अच्छा, तो किस तरह से चोरी करने का प्रयास किया है? बस सर ताले टूट जाते हैं मानो, आज तो चोरी का प्रयास किया गया, बाकी अंधेरा भी रहता है यहाँ पर, थोड़ा सा कार्रवाई की जाए, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और कुछ नहीं। उधर अलवर शहर के नेहरू नगर में शातिर करीब 90,000 की इलेक्ट्रॉनिक मशीन पार करके ले गए। आरोपी की चोरी की घटना के बाद 3 दिन तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। साथ ही पीड़ित थाने के चक्कर काटता रहा, जबकि यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। पीड़ित पवन कुमार कालाकुआ का निवासी है। उसने बताया कि नेहरू नगर में उनके निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा है। 23 मार्च की रात अज्ञात चोर द्वारा यहाँ चोरी की वारदात की गई थी, जबकि प्रकरण 26 मार्च को दर्ज किया गया है। कारपेंटर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरा जो रहने का स्थान वो है 1/180 कालाकुआ। तो मेरे RSS कार्यालय सामने नेहरू नगर में मेरे जो एक बिल्डिंग है निर्माण है, उसमें मेरा कारपेंटर का काम चल रहा है। तो उसमें हम 23 तारीख को शाम को यहाँ से गए थे छुट्टी करके 5:30 बजे, और हमारे सारे टूल्स रखे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। उसके बाद में रात को यहाँ से सारे हमारे टूल्स गायब हो गए। जब हमने सुबह 24 तारीख सुबह आकर, हमारे एक भी टूल्स नहीं मिले हमको। 1-2 टूल्स मिले, बाकी हमारे करीब 9-10 मशीनें सारी गायब हैं यहाँ से। और जो हमारी मशीन है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरी उस पे है, बेस पे चलने वाली है।
लाइट की भी है, उसमें बैटरी जो मशीन है वो कॉस्ट है हमारी उनकी, करीब हमारी 80-90 हज़ार रुपये का टोटल मशीनरी है हमारी। कोई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है? हाँ, उसका सीसीटीवी वीडियो देखा हमने, जो आरएसएस कार्यालय में जो टीवी लग रहा है उसमें देखा, उसमें बाकायदा ले जाता, मशीनें लगाता, सारी चीज दिख रही है उसमें। रात को करीब 3:30 बजे वहां से लेके गया है। 23 तारीख की रात की है। 23 तारीख की रात की है, 24 को सुबह 3:30 बजे तक उसने घटना की है। हाँ, उसमें तो पूरी रात में दिखता हुआ है। अब मामला कब दर्ज कराया आपने? मामला साहब हमने कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 7 बजे हमारी FIR उसमें दर्ज हुई है कोतवाली। लेट मामला दर्ज करने के सर हम 24 को पहुंच गए थे, लेकिन वहां हमने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन कोई आया ही नहीं वहाँ। फिर 24 को भी नहीं आया, 25 को नहीं आया, फिर हम 26 को फिर दोबारा गए एप्लीकेशन लेकर के, तब हमारी FIR दर्ज हुई। उधर अलवर मंडी यार्ड में FCI द्वारा समर्थन मूल्य बोनस सहित गेहूं व्यापारियों के माध्यम से खरीदने की शुरुआत हो गई। 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यह गेहूं खरीदा जा रहा है। इस मौके पर मंडी सचिव अंजू जाटव, खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, KVSS अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता और सचिव विजेंद्र गोयल, दीपक एवं FCI अधिकारी आदि मौजूद रहे। यहाँ FCI के प्रतिनिधि निशांत यादव प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगे। गौरतलब है कि FCI ने गेहूं खरीद के लिए करीब 400 व्यापारियों को अधिकृत किया है। आज मंडी सेक्रेटरी के साथ चर्चा हुई और FCI वाले भी हमारे साथ थे। आज हमारी मंडी में नए गेहूं का श्री गणेश FCI को तोलने के लिए किया गया। FCI का भाव 2575 रुपये प्रति कुंटल है, जिसमें 150 रुपये बोनस भी है। ये पहली बार 14 साल बाद अनाज मंडी के व्यापारियों के द्वारा तोला जा रहा है। तो सर, जो आप व्यापारी जो गेहूं खरीद रहे हैं FCI के लिए, तो उसको खरीदने के बाद क्या निगम को उसको जो खाद्य, ये निगम ही खरीद रहा है, हम नहीं खरीद रहे। हम एक मार्फत है, हमारे द्वारा निगम को खरीदा जा रहा है। मतलब हम एक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए, तोलने की व्यवस्था, किसानों के लिए जलपान की व्यवस्था, किसानों को धूप में छाया में बैठने की व्यवस्था, जिससे किसान परेशान नहीं हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक ही पॉइंट होता था, फोकल पॉइंट, जिसमें 2 या 3 4 कांटे लग जाते थे, तो किसानों का नंबर 1-1, 2-2 महीने में, 3 महीने में आता था। और अब क्या है कि रोज़ हमारे पास 400 दुकानें हैं, उनके लिए सबके पास 2-2 कांटे, तो 400 दुकानों पे 800 कांटे होते हैं। कितने भी किसान माल लाओ, कोई असुविधा नहीं होगी। आएंगे, पीने के जल की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था है, बैठने के लिए कुर्सियां हैं। तो हमारे किसान भाइयों को अच्छे प्राइस पे गेहूं बिकेगा, उनको मंदे भाव में गाँव में नहीं बेचना पड़ेगा। तो हमारा यही प्रयास है। और हमारे मैडम अंजू, जो सेक्रेटरी मैडम अंजू जाटव जी, उनका भी यही प्रयास है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मिले माल। और निशांत जी यादव जो यहाँ के परचेजर है FCI के QI, उनका भी यही है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट पूरा मिले और किसानों का माल तेज भाव में बिके। और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों के साथ ही गेहूं की आवक भी शुरू हो गई है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि मंडी में करीब 15,000 बोरी सरसों रोजाना आ रही है। वहीं विदेशी खाद्य तेल पर कुछ टैक्स लगाने के कारण इसकी कीमत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कृषि उपज मंडी में गेहूं की आवक भी आरंभ हुई है। इसमें नमी होने के कारण अभी सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। फिलहाल गेहूं का भाव 2500 से लेकर 2800 रुपए क्विंटल बना हुआ है। उधर आगामी दिनों में खाद्य निगम द्वारा अधिकृत व्यापारियों के जरिए भी गेहूं खरीदा जाएगा। इसके अलावा सरसों की खरीद राज्य सरकार द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से की जाएगी। 10 अप्रैल से शुरू होने वाली खरीद के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अलवर कृषि उपज मंडी में आज 15,000 कट्टे करीब आवक है और कल से 100 रुपये भाव तेज है। वर्तमान में अलवर मंडी में 5900 से 6,000 रुपये तक के 42 तेल के भाव चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस बार किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है पूर्व वर्ष के मुकाबले और भविष्य में भी किसान को अच्छा पैसा मिलेगा। उसका कारण केंद्र सरकार की नीति, जो बाहर के आयातित तेल हैं उन पे उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है। बाहर के तेल ज़्यादा सस्ते इस बार नहीं है, इसलिए सरसों तेल की खपत है और सरसों तेल हमारे भारतीय नागरिक के लिए एक राजा तेल के अच्छे तेलों के रूप में जाना जाता है, इसलिए सरसों का इस बार भविष्य अच्छा है। सर, सरकारी खरीद के कब से शुरू होगी, किस भाव पर होगी? सरकारी खरीद 1 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को करीब होने की संभावना है और सरकार का भाव 5950 रुपये का है और मैं समझता हूं कि वही भाव जब मंडियों में रहेगा तो सरकार को किसान तोलने नहीं जाएगा। अगर इससे नीचे भाव रहते हैं तो किसान सरकार को समर्थन मूल्य पर तोलेगा।
सर मंडी में ही सरसों सरकारी खरीदी जाएगी या इसका अलग से केंद्र बनाया जाएगा, क्या चल रहा है इसमें? गेहूँ व्यापारियों के माध्यम से खरीदने का इस बार एफसीआई ने अपना मन बनाया है और यहाँ पर शुरू किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सरसों और चना है वो अपने पोगल पॉइंट पे तुलाएगी और व्यापारियों के माध्यम से नहीं तुला रही। अब सर गेहूं आ रहा है तो कितना गेहूं अब तक जो सरकारी खरीद मंडी में व्यापारियों ने किया है? अभी गेहूं जो 1000-2000 कट्टे आ रहे हैं वो नमदार हैं। वो एफसीआई का जो हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो घूम रहे हैं और उनके अनुसार अभी नम और उनके मापदंडों में नहीं आ रहा, इसलिए अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। अगर जब भी सूखा गेहूं आएगा तो वो एफसीआई वाले हमारा गेहूं समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लेंगे। सर किसान से जो व्यापारी हैं वो गेहूं ले रहे हैं, क्या भाव ले रहे हैं? नहीं, वर्तमान में तो बोली पर बिकता है गेहूं। हमारे यहाँ नीचे में 2400-2500 से लेकर 2800 तक बिका है। सरकारी रेट है 2575 रुपया। जो भाव अगर अभी मद्दा होगा, किसान समर्थन मूल्य पर जब माल बेचता है, जब उनको मंडी में नीचा भाव मिलता है। और सरकार भी ये चाहती है कि जब तक किसान का माल मंडियों में बिके और उसका समर्थन मूल्य के बराबर बिके तो उन्हें परेशानी नहीं है, नीचे बिके तो उन्हें राहत देने के लिए किसान से सरकार मांग लेती है। भाजपा की कार्यशैली और सिस्टम को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आड़े हाथ लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन भी नहीं चल पा रहा है। वे गुरुवार को फूलबाग स्थित अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, क्राइम बढ़ गया है, साथ ही भ्रष्टाचार में खासी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी की पोल खोलने का काम किया है। जितेंद्र सिंह ने ईआरसीपी योजना को लेकर भाजपा पर जुमलेबाजी का आरोप भी लगाया। हर जो एक मुद्दा था, हर जो इनने बात कही थी, हर जो इनके वादे थे उस पर ये फेल हो चुके हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो आप देखिए कि कितने बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक एमएलए हो, एमपी हो, बड़ा कोई नेता हो, तो वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। तो आम जनता का क्या हाल होगा? आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन और प्रशासन, वो उनकी एक जो लूट मचा रखी है उन्होंने, आज कोई भी बिना पैसे, एक आप ट्रांसफार्मर भी आप बदलना चाहोगे तो बिना पैसे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक बिना पैसे की कोई ट्रांसफार्मर लगा दे अपने खेत के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर, वो नहीं हो सकता। बिजली का कनेक्शन आप ले नहीं सकते। पानी की क्या स्थिति है, अभी इस महीने से गर्मी शुरू हो जाएगी, एक तरह से तराई पूरे अलवर में ही नहीं लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आ जाएगी। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी ये डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है वो डबल इंजन? एक ही इंजन नहीं चल रहा है, दूसरा इंजन की तो बात भूल जानी चाहिए इनको। जो विधायक, एक दूसरे विधायक खुद ही कह रहा है कि मेरे ऊपर मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। आज विधानसभा के अंदर जो पूरी सत्र चला है उसके अंदर इनकी पोल खोली है। तो ये एक बहुत दयनीय स्थिति पैदा हो गई है और राजस्थान के अंदर इस तरह का शासन हमने कभी भी नहीं देखा। बोल के बिल्कुल कभी से राजनीति करती है। अब मोदी ने सौगात, खास सौगात मोदी के नाम से एक पैकेट लॉन्च किया है जो मुस्लिमों को दिया जाएगा इस ईद पर। ये दोहरी राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम एक तरह से समाजों को तोड़कर, समाजों के अंदर एक दरार पैदा करके, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो जाटों के खिलाफ हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे पप्पर कास्ट हो, मतलब एक तरह से उन्होंने तोड़ने का काम किया है। कभी भी उनकी मंशा साफ नहीं रही है। आज जब चुनाव होते हैं तो किसी को पैकेज मिल जाता है, चुनाव नहीं होते हैं तो वो सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन उनको देश की चिंता नहीं है कि हमारा एक जो समाज है, 36 बिरादरी का कौम है, उनको सबों को एक साथ लेके चले। ये डेवलपमेंट का सारा जो मुद्दा है, ये सब मुद्दा भुलाने के लिए आप देखिए, कभी भी कोई मामला आता है, करप्शन का मामला आता है, अडानी के ऊपर कोई बात आती है, अंबानी के ऊपर कोई बात आती है, बड़े बड़े स्कैम खुलते हैं, उनको छुपाने के लिए जब वो स्कैम आता है सामने, जब तुरंत ये कोई नया मुद्दा बना लेते हैं और वो सिर्फ एक तरह से समाजों को तोड़ने के लिए। उधर साइबर ठगी को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक नई दुकान पनप रही है। इसके जरिए साइबर ठगों के साथ मिलकर बेकसूर लोगों से जबरन अवैध वसूली की जा रही है।
और जो स्कैम्स हो रहे हैं सामने, जो लोगों को, गरीब लोगों का पूरा खाता साफ हो रहा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं संशोधन भी लाना हो नियमों के अंदर, तो वो संशोधन भी लाना चाहिए कि उनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो 10-20 साल तक जेल से बाहर ना निकले। एक बात तो है ये। दूसरी बात क्या है कि एक ये नई दुकान भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर चल गई है, और हमने देखा हाल के अंदर ही जो रघुनाथगढ़ के अंदर जो पूरा इंसिडेंट हुआ, 1 महीने की बच्ची वहां मर गई, जिस तरह से रेड डाली गई। मैं खुद स्वयं वहां होके आया था। एक मजदूर आदमी जो पत्थर तोड़ता है, उसके घर के ऊपर आप चढ़ गए, और उसके मतलब एक तरह से घर भी ऐसा है जिसके ऊपर छत भी नहीं है। आप ऐसे वो आप करते हो, तो एक सामने उस गांव के अंदर भी ये बात आई थी, और भी क्षेत्र में भी बात आई थी कि पुलिस जाती है, उनने अपना एटीएम बना रखा है ये पूरा क्षेत्र को, वो जाती है, 50 लोगों को पकड़ लाती है, 1-2 लाख रुपए हर व्यक्ति से ले लेती है, उनको छोड़ देती है, 2 लोगों को वो दिखा देते हैं। और वहीं पूर्व मंत्री नसू खान ने पुलिस पर बेकसूर लोगों को फंसाकर मारपीट करने के आरोप फिर से लगाए हैं। इसे लेकर उन्होंने कुछ लोगों के साथ हाल ही में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात भी की थी। वहीं एक पीड़ित ने कहा कि पुलिस ने उल्टा लटकाकर पीटने के बाद बाल बाल तक उखाड़ लिए। उधर नसू खान ने कहा कि रामगढ़ थाना अंतर्गत कोटा खुर्द निवासी साकिर अपने घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान 4 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने पूछा तो पुलिस ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। आरोप है कि बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इसके अलावा पुलिस ने साकिर को अपने साथ ले जाकर रात भर पिटाई की, तब जाकर उसे छोड़ा गया और नसू खान ने साकिर को अलवर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। वहीं पीड़ित सहित उसके भाई ने घटनाक्रम की जानकारी दी। इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने साकिर को छोड़ने के लिए रकम मांगने के आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार वह आरा मशीन और ड्राइवर का काम करता है। ये जो कल 26/3/2025 का वाकया है सुबह का, ये जो लड़का है इसके कोई मुकदमे नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन लेडीज पुलिस नहीं लगे, इसको मारा बहुत बुरी तरह, लेडीजों को मारा। अभी लेडीज और आने वाली हैं, उनको भी बुलवाया गांव से हमने। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो वो घटना है, उस घटना को जो कोलानी में हुई थी पिछले महीने में, उससे देखते हुए ये वो घटना तो कुछ भी नहीं। इसको जब देखते हैं, एक नाजायज आदमी को जबरदस्ती घर में पीटते हुए, लेडीजों को पीटते और उसको ले गए पुलिस गाड़ी में डालकर, और रास्ते में मारा उसको, और मारने के बाद इसको उल्टा तक लटका दिया, सारा शरीर तोड़ दिया, सारी जांच हो रही है, सारा इतना बुरा हाल। ये तो उससे भी बुरा गुंडागर्दी हो रही है। इतनी गुंडागर्दी तो मैंने कहीं देखी नहीं। मतलब इस बेचारे की क्या हालत है, ये आपने खुद ने भी इसके बयान लिए हैं और खुद भी सुन रहे हो। तो मैं अभी इसका देख रहा हूँ, अभी हम देखते हैं, फिर इसको एसपी से बात करेंगे, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराएंगे, नहीं करेंगे तो एसपी के घर पे धरना देंगे जब बैठेंगे दोबारा। पहले भी ऐसा मामला हुआ था, लेकिन एसपी को ज्यादा काम नहीं कर रहा, पुलिस की वर्दी में आजकल घूम रहे हैं। असल में वो पुलिस की तो जो वो दलाल और वो जो लोग हैं वो लगे हुए हैं ना, उनके तो दोनों दलाल और पुलिस मिली हुई है। कोटा खुर्द का रहने वाला हूँ, नाम साकिर है मेरा, और रामगढ़ अपने थाना की पुलिस आई थी सुबह ही। मैं सो रहा था उस टाइम, कल सुबह की। हाँ, तो उसमें सो रहा था मैं, उन्होंने आने जगाया तो मैंने बोला भाई क्या बात है। उन्होंने कुछ नहीं बता, मारपीट चालू कर दी। मेरी मारपीट चालू, मेरे बच्चे, मेरी लड़की और मेरी बेरवानी मेरे को बचाने के लिए आई, तो उनके मेरे बच्ची के मेरी बेरवानी के लातन से वो मारी उनने, पुलिस वाले उनने, लेडीज कोई नहीं। मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूँ मेरा केस बता दो, क्या केस है मेरा कोई मैटर नहीं था। फिर वो जबरदस्ती मेरे को पटक के ले गया। पटक के ले जाने के बाद में फिर रास्ता में रोक के मारा हूँ उसने। मैं जेल में मारते लेकर रास्ता में रोका था। फिर रामगढ़ से पहले जस्ट अस्थल बोलते हैं उससे, उधर मेरे को रोक के नहीं, एक गांव में से कॉल गया था उनके पास। उसने बोला है कुल मिला रही इसको छोड़ना नहीं है। मैं पटक रखा था गाड़ी में नीचे पैरदानों में, तो उनने बोला पुलिस वाले ने उनको एक कट्टा दे लिया और अपने एक ओलेक्स वाला मोबाइल होता है, एक मोबाइल लिया। इसको मैं ओलेक्स का राग में फंसा दूंगा, इसको नागपुर छत्तीसगढ़ भेज दूंगा, इसको जिंदगी भी नहीं छूटेगा। ये अपने महबूब था और एक अपने सहरून, एक हरमान और एक कैलाश, ये हाँ 4 पुलिस वाले थे ये। और इनने मैं वहाँ फिर थाना में ले जाके नहीं मारा हूँ, पाम बांध दिए थे, पैंट मेरा खुलवा लिया था। फिर पैर ऊपर करके नीचे लटका के जब मेरे को 2 ने पटान से मारा है और 2 ने लाठी से मारा है, इन्हीं 4 ने मारा। मेरे फिर भी कोई
बाल मेरे सारे बहुत बाल पड़े मेरे आंख में घोंसे दिए, मुंह का दिए, नाड़ में सगड़े दिए, मेरे कोई जगह नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई केस नहीं, मेरे कुछ भी नहीं था। और अब भी मेरे को छोड़ा, मेरे से पहले बोला उन्हें मारपीट करने के बाद में, पैसे कितना है तेरे पास में? मुझे सर मेरे पास में 1 रुपया नहीं है। मुझे मेरे घर का अपने बाहर उनसे बात कर लीजिए, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। सर मैं घर पे नहीं था, कल मैं आया था जब इसको थाने लेके पहुंच गए वो, तो उसके बाद में बात करी उनसे, भाई क्यों लाया उठा के, इसका कोई वारंट है हमारे पास, कई चीज़ का वारंट है, क्योंकि इसका कोई चेक बाउंस का वारंट है। चेक बाउंस का उनकी जो जमानत करवाई थी कोर्ट में हमने 3 महीने पहले, और जो बैंक में सेटलमेंट किया था उसकी सारी कॉपी आपको जमा कर रखी है 3 महीने 6 महीने पहले। तो अब चेक बाउंस को कहाँ से आएगा वारंट? कॉपी को लाग दिखाओ, फिर दिखाई उनको, फिर शाम को मार पीट करके शाम को छोड़ दियो। फिर कितने घंटे रखा पुलिस ने? सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक रखा इसने। तो पैसों की डिमांड भी की? 1 लाख रुपये मांगा महबूब ने, 1 लाख रुपये दे दे अभी ले जा। मार कूट लिया उसके बाद में। मैंने कहा सर इन्होंने तो बना रखा धंधा बिजनेस, क्योंकि कोई जैसे फ्रॉड भी करते हैं, उनको ले जाते हैं, उनको पैसे मारपीट करते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, ऐसे ही से पैसे मांगे, तेरे केस लगाएंगे, हथियार बांधेंगे या तेरे को मोबाइल लगाएंगे। इसको इनको अवेलेबल ना हुआ न तो हथियार लेकर आया वो मुखबर पकड़वाने वाला था, उसको कॉल किया था इन्होंने, हथियार लेकर आ जा, कारतूस लेकर आ जा, इनके हथियार बांध देंगे, इसको भेज देंगे महाराष्ट्र या नागपुर। सर जी पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं, किसी को भी आतंक मचा रखा है हमारे यहाँ पर पुलिस वालों ने, मर्जी जिसी को पकड़ ले जावे। ग्राम जमालपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय कदम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा एवं रस्म पगड़ी में अनेक प्रमुख लोग शामिल हुए। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने अपने पिता की स्मृति में विभिन्न संस्थाओं को भेंट प्रदान की। उधर सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शांति पाठ किया गया और दोपहर में पगड़ी रस्म के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को संस्थाओं द्वारा पगड़ी बंधवाई गई। इस दौरान भूपेंद्र यादव और उनके परिवारजनों के द्वारा 21 लाख रुपए वैदिक कन्या गुरुकुल रुड़की झज्जर और 11,000 रुपए गांव जमालपुर के मंदिर, गौशाला और विद्यालय को भेंट किए गए। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री संजय शर्मा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आचार्य प्रद्युम्न महाराज, विजय बैसला सहित अनेक विधायक और सांसदों के अलावा प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही। बालाकिला करणी माता व्यवस्था समिति की एक बैठक में लक्खी मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई। अलवर के साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित लवकुश मैरिज होम में समिति के अध्यक्ष पंडित रामबाबू शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे करणी माता मेले की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं राजेश जोशी को मेला कमेटी का संयोजक बनाया गया है। उधर गोवर्धन लाल खेमानी ने बताया कि करणी माता की ओर सागर से गणेश पोल तक जाने वाले पैदल मार्ग पर एक रैंप जैसा रास्ता भी निर्मित है। इस रास्ते को दुरुस्त करवाया जाएगा। उधर बैठक में मौजूद भारत ने पानी की व्यवस्था उचित माध्यम से करवाने का आग्रह किया। दोनों कार्यों के लिए समितियां बनाई गई है। वहीं सुरेश अवस्थी और महेश कुमार गौड़ द्वारा पैदल मार्ग पर बिजली की व्यवस्था देखी जाएगी। साथ ही ओम प्रकाश सैन ने पैदल रास्ते में जगह जगह कचरे के ड्रम रखे जाने पर जोर दिया। इसमें नगर निगम से एक टीम समन्वय करेगी। उधर अध्यक्ष पंडित रामबाबू शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए नींबू पानी की छबील भी लगाई जाएगी। वहीं जगदीश सिंघल सहित अन्य वक्ताओं ने अनेक सुझाव दिए। करणी माता व्यवस्था समिति की एक बैठक कल लवकुश मैरिज होम में रखी गई, जिसमें करणी माता के लक्खी मेले के बारे में विभिन्न समितियों का गठन किया गया और समितियों के गठन के साथ ही जिन कई समस्याएं मेले से संबंधित रही हैं, जिनके बारे में वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी से मिलकर और जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला से मिलकर उन समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर उनका निराकरण कराएंगे और पधारे सभी का। चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी गई रकम की रिकवरी को लेकर अलवर में काउंटर खोलने की मांग तेज हो गई है। पीड़ितों को वर्ष 2019 के वर्ष कानून के तहत रकम वापस नहीं मिल पा रही है। उधर गुरुवार को अलवर के मिनी सचिवालय क्षेत्र में एक बैठक की गई। साथ ही जल्द ही जिला कलेक्टर द्वारा भुगतान पटल शुरू नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वक्ताओं ने कहा कि कुछ जिलों में भुगतान पटल शुरू कर दिया गया है, लेकिन अलवर में इसका अभाव है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राजपुरोहित और
प्रदेश प्रवक्ता ब्रज मोहन योगी ने बताया कि ठगी पीड़ित परिवार 9 अप्रैल को थाली और चिमटा बजाकर गहरी नींद में सो रही केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। उधर पीड़ितों ने कहा कि पिछली बार ज्ञापन देते समय 1 सप्ताह में काउंटर खोलने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ, जबकि साल 2019 के कानून के तहत तुरंत काउंटर खोलने एवं 180 दिनों में रकम वापस देने का प्रावधान किया गया था। पैसे की रिकवरी नहीं होने की वजह से कुछ लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। कोऑपरेटिव सोसाइटी और जितने भी चिटफंड कंपनियां थी उसको लेके सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया था, बर्ड्स एक्ट। ठीक है, 2019 में वो कानून तो बना दिया और उस कानून को लेके ठंडे बस्ते में रख दिया। हमारे संगठन ने उस कानून को बाहर निकाला और कानून से सरकार को अवगत कराया कि अगर 2019 में आपने वो कानून बनाया है तो उस कानून के बाद में आज तक भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेके हमने समय समय पे आंदोलन की मुहिम चलाई। तो 2019 से लगा कि अभी तक आंदोलन में हम लोग सरकार से इतना तो पहुंच चुके हैं कि ये कानून क्या है और कानून को लेके क्या व्यवस्था अभी तक सरकार ने की है। कुछ राजस्थान के जिलों में भुगतान पटल उस कानून के तहत खुले भी गए, जिसमें करौली है, दौसा है, उदयपुर है। आज अलवर में पूरा संगठन हमारा जो एकत्रित हुआ है वो ये जिला कलेक्टर से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करने के लिए इकट्ठा हुआ है कि अगर 3 जिलों में एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुके हैं भुगतान पटल की प्रक्रिया को लेके, तो अलवर में क्यों नहीं हुआ है। तो इसलिए आज हम सब जने इकट्ठे हुए हैं और इसको लेके हुए हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राजपुरोहित तबजब संगठन से, हमारे ब्रजमोहन जी, योगी, करौली जय, हम लोग सब जने इकट्ठे हुए हैं। अलवर के अधिकारी क्या कहते हैं इस विषय पर कि एक नियम बना था 180 दिन में इनका पैसा वापस मिलने का, लेकिन वो 180 दिन तो कई सालों बीत गए, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इसमें 2 चीजें हैं। प्रशासन क्या मदद कर सकता है इसको लेके भी आप सुनिएगा। ठीक है, जिला कलेक्टर के हाथ में जो पावर है वो ये पावर है कि यहाँ अलवर जिले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके पास में पैसा जमा है, अब जैसे आपने कहा कि साहब 5 लाख रुपया मेरा जमा है, तो उसका डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई किया जाए भुगतान पटल के तहत, कि जिनको 180 दिन की प्रक्रिया में पहले डाला तो जाए। ऐसे ही रोड चलते किसी इंसान को तो ऐसा नहीं है कि जो बोलेगा कि मेरे पास पैसे हैं और दे दो, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाए। तो जिला अधिकारी और जिला गण ये कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके यहाँ के प्रोसेस आगे क्या बोलते हैं सीएमओ में और सीएम हाउस तक पहुंचाए, वहाँ पे कार्यालय तक पहुंचाए। और बाकी वहाँ से हमारी वार्तालाप हो रही है कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरी होने पाने बाद में हम जयपुर दबाव देंगे कि साहब जिले से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो के अब आपका 180 दिन का प्रक्रिया शुरू की जाए। 2 से 2.5 करोड़ ठगी कंपनियों से लुटे पिटे लोगों को भुगतान दिलवाने में जिस दिन मीडिया हमारा साथ देगा उस दिन हमें निश्चित जीत मिलेगी। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाली 9 अप्रैल को जैसे मोदी जी ने थाली बजा करके, घंटा बजा करके कोरोना को भगाने की कोशिश की थी, ये तब जब संगठन जिला कार्यकारिणी अलवर और इसके साथ साथ ये राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी और इसके साथ हमारे मदन लाल जी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोदी जी को ये चेतावनी देना चाहती है कि आने वाली 9 अप्रैल को पूरे देश भर में हम थाली चिमटा बजा करके मोदी जी को जगाने की कोशिश करेंगे कि जिस बर्ड्स एक्ट कानून को मोदी सरकार लेकर के आई है उसे या तो धरातल पर हूबहू लागू करे और जमाकर्ता को पैसा दिलवाए, वरना इन थाली और चिमटाओं की आवाज में हम मोदी सरकार का बहिष्कार करेंगे और मोदी सरकार को निश्चित 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 हटाकर छोड़ेंगे। ये तब जब संगठन का ऐलान है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन योगी है और मैं राजस्थान से तब जब संगठन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, प्रदेश संयोजक। कुल मिलाकर अलवर सहित देश भर के ऐसे पीड़ित निवेशक अपनी गाड़ी कमाई की रकम वापस मिलने की आस पूरी होने से मायूस बने हुए हैं। अलवर के जोहड़ा मोहल्ला निवासी एक महिला जलते तेल में पानी डालने से भड़की आग में झुलस गई। उसे गंभीर हालत में सामंत चिकित्सालय स्थित बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। परिजन रविंद्र कुमार ने बताया कि कैलाशी देवी ने बुधवार शाम गैस पर तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। यह बात वह भूल गई और काफी देर बाद आकर देखा तो तेल में आग लग चुकी थी। ऐसे में घबराई महिला ने तेल में पानी डाल दिया और इसके बाद तेजी से उठी आग की लपटों में महिला के दोनों हाथ और चेहरा बुरी तरह से झुलस गए। गैस पे तेल रख के भूल गई थी। 15 मिनट बाद आके देखा तो उस पर आग लग रही थी। उसमें फिर जल्दबाजी में बुझाने के चक्कर में पानी डाल दिया। पानी से वो ब्लास्ट हो गया एकदम से। ब्लास्ट होके वो चेहरे पे? हाँ, चेहरे पे चेहरा झुलस गया। और उस समय कोई था नहीं? नहीं, भतीजी थी।
अलवर शहर के काशीराम चौराहे के समीप एक ट्रक के केबिन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। व्यापारी हरविंदर सिंह ने बताया कि दोपहर में ट्रक में सामान आया था, इसे खाली करने के बाद वापस अपने स्थान पर लगाया जा रहा था। इसी बीच अचानक केबिन के अंदर आग लग गई और ट्रक चालक ने नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। कोतवाली पुलिस की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये काशीराम चौराहे की जगह है और यहाँ गाड़ी खाली हो रही थी। गाड़ी जैसे वो बाहर निकालने लगा तो उसमें अपने आप अचानक आग लग गई। अचानक लग गया तो ड्राइवर घबरा के नीचे उतर गया। उतरते ही जब हमने देखा तो उसमें आग लगी पड़ी थी। हम सब ने मिलकर वहाँ पानी पुनी डाला और वो पानी से आग नहीं बुझी और पड़ोसियों ने भी अपना ऊपर से टंकी से पानी डाला और अड़ोस पड़ोस के भी लोग पानी लाए पर आग नहीं बुझी। तो केबिन में लगी थी? केबिन में आग लगी थी। किस कारण से लगी है? ये कोई अपनी गाड़ी का ही मिस्टेक था। गाड़ी का ही मिस्टेक थी। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब नियंत्रण में है? अब गाड़ी नियंत्रण, माल आपका जो आ गई है फायर ब्रिगेड और ये पूरा नियंत्रण में। अलवर शहर में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। गुरुवार को अखेपुरा मोहल्ले के लोगों ने मिनी सचिवालय में पहुंचकर विरोध प्रकट किया। स्थानीय महिला पाची देवी ने बताया कि 2 महीने से जल संकट गहरा गया है। इसके अलावा जलदाय अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। वहीं टैंकरों से पानी मंगवाते हैं तो उसमें मिट्टी मिली होती है। उधर सुनीता और महेश ने वार्ड पार्षद पर भेदभाव के आरोप भी लगाए। खाटू शाह मंदिर के पास से आए, खैराती बाबा के पास। हम देखो जल विभाग में गए तो उनने कहा भेज देंगे, अभी तक नहीं भेजा। फिर हम मैडम कन आए, मैडम ने कहा तुम्हारी 1 हफ्ते में लग जाएगी। आज हमको 5-6 दिन हो गए, अब भी कोई नहीं पहुंचा। और वो जो जयन साहब है वो कहते तुम मैडम के पास क्यों गए थे हैं, जब तुमसे कह दिया हमने। वो कहते हैं कि हम वहाँ जी तुम गए क्यों थे बताओ। वो भी हमको धमकी सी दे रहे। इनने पता नहीं तीन है पार्षद हमारे, तीनों ने हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आने दे रहा है। पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमारे मोहल्ले के साथ। देखो 21 वार्ड में पानी, वो उधर के वार्ड में भी पानी है, 20 वार्ड में भी पानी दे रहे हैं। उनके मोहल्ले में पानी है लेकिन हमारे को पानी नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों। छोटी मतलब हमारी कच्ची बस्ती है सर। कच्ची बस्ती है? हाँ। जातीय आधार पर पानी बांट रहे क्या? पता नहीं क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं। उनको 10 साल हो गए बताओ। दोनों पार्षदों को 10 साल हो गए लेकिन हमारे आज तक उनके वार्ड में मतलब उनके अपनी जाति जो समझते हैं कि ये हमारी जाति के, उनके में 3-3 बोरिंग लगवा रखी है उनने और हमारे इधर एक भी बोरिंग नहीं है। अभी कलेक्टर ने क्या कहा था आपको? उन्होंने मैडम ने कहा था हफ्ते तक कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम हफ्ते बाद हमारे पास आ जाना। लेकिन अभी तक मैं उनको कितनी बार फोन कर चुकी, वो आ ही नहीं रहे हमारे पास। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। समस्या है। अब देखो पानी हमारे एक बूंद पानी नहीं है, यहाँ तक कि नहाने धोने का पीने का कुछ नहीं है। टैंकरों का पानी मंगा रहे तो वो बिल्कुल ऐसा गदला पानी आ रहा है। बताओ बीमार हो रहे हैं। कब से चल रही है? हमारी समस्या 2 महीने से चल रही है। 2 महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। क्या है कि हम 2008 के बाद या 9 के बाद तो कोई बोरिंग हो ही नहीं है वहाँ पे। जो हरिओम जाट थे, जो हमारे अयन साहब थे, पहले 2009 के अंदर बोरिंग कराई थी तो उसके बाद से कोई बोरिंग ही नहीं हुई पानी के अंदर। क्योंकि कोई कारण बताते थे, भाई रास्ता चौड़ा हो गया, खंबा लग गया, ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। रोड कैसे पाट गया? आपका बताओ, आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा पानी की बोरिंग की कराने की 3 फेज की। अच्छा। जो हमारे आसपास के क्षेत्र में है, आसपास के मोहल्ले वासी जड़े हुए हैं, बात 1300 घर की बात नहीं है, बात है 4-5 हजार घरों की बात है। उसमें कोली पाड़ा भी जुड़ता है, तेली पाड़ा भी जुड़ता है, आगे का धान का बस्ती भी जुड़ती है, जाटो कॉलोनी भी जुड़ती है, पीछे गंगा मंदिर का कॉलोनी का भी पानी जुड़ता है। अब ये बात यह है कि 3 फेज की बोरिंग हो जाए तो सब चारों जगह में पानी पहुंचना चाहिए। जलदाय विभाग कर्मचारी और कलेक्टर क्या कह रहा है मामले? अभी इन्होंने 25 तारीख 3/25 को विज्ञापन दिया था, आश्वासन दिया था मैडम साहिबा ने कि भाई आपको 7 दिन का अल्टीमेट दिया जाता है कि अगर 7 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आप रिटर्न होकर वापिस मुझसे संपर्क करें एक बार आके। 25 को भी आप 3 दिन हुए, दोबारा आ गए आप। चक्कर क्या है कि बाद में पानी तो आना चाहिए ना। अगर आपको हमने विज्ञापन दिया हुआ है तो पानी पीकर तो नहीं रह पाएंगे ना। ना नहाने का, ना धोने का, बच्चे मजदूरी करके आदमी सारे काम पे जाइए, पानी की बात देखे। पानी नहीं है बिल्कुल भी। कब सुना पानी? 2-3 महीने हो गए। तो ये अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे क्या? कुछ भी नहीं कर रहा। अब बताओ जी, हम पानी भी पीने को भी नहीं है, चाय बनाने को भी नहीं है, क्या करें? कलेक्टर मैडम क्या बोली? कलेक्टर साहब जी ने कही 7 दिन में मोटर लग जाएगी तो कोई जासूसी ना है, कोई गया ही नहीं देखवा। मैडम भी खाना पूर्ति कर रही है। खाना पूर्ति वैसे ही हो रही है। उधर वार्ड 20 और 21 सहित आसपास के कई मोहल्लों के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे। ब्रह्मचारी और गायवाला मोहल्ले के निवासियों ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा दौरे पर अलवर पहुंचे। वहीं जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के आवास पर उन्हें साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर देवेंद्र शर्मा, फौजी, सुगन चंद शर्मा, अमित शर्मा, गौरव और रामुतवेर सहित अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मैं आज अपने निजी काम से अलवर में आना हुआ। यहाँ अलवर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी के आवास पर सभी साथियों से मुलाकात हुई। उसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष मनोज भाई, देवेंद्र जी, सुगन जी और सभी साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के हिमांशु शर्मा जी, सभी से आपकी मुलाकात हुई। सभी ने सम्मान सत्कार किया। इन सब के लिए मैं आभारी हूँ। ब्राह्मण समाज, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज यहाँ राजस्थान में हिमांशु जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कई जगह अच्छे दौरे भी किए हैं। राजगढ़ कस्बे में 7 चौक की हवेली के समीप एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे और शव को राजगढ़ सीएससी मोर्चरी में रखवा दिया गया। एएसआई रामचंद्र मीणा ने बताया कि महिला नगीना लुहार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही पुलिस जाँच कर रही है। आज मैं सीएससी राजगढ़ में हूँ। नगीना नाम के जिसकी जिसकी मैंने अभी पीएम करवा दिया है और आगे की कार्रवाई जो है थाने में उनको बोला गया है और बाद पीएम की लाश को अंतिम संस्कार करने की कोशिश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में गोवंश को मुक्त करवाकर एक तस्कर को पकड़ लिया गया। लक्ष्मणगढ़ पुलिस और गोरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 गाय एवं 1 बछड़े को मुक्त करवाकर राजगढ़ की भोरंगी गौशाला में भिजवा दिया। गोरक्षक पंडित अजय शर्मा ने घटना की जानकारी दी। जय गौ माता जय गोपाल। आज की कार्रवाई दिल्ली मुंबई हाईवे पे 116 पिलर नंबर पॉइंट 1 पे गोरक्षकों व लक्ष्मणगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रही, जिसमें एक तस्कर पकड़ा है और 2 गाय और 1 बछड़े को आज कत्ल खाने से मुक्त कराया है। राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला में गाय सुपुर्द की गई है और गाड़ी को लक्ष्मणगढ़ पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया है। तस्कर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। समाचार में वक्त तो चला, छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ
पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
नई दिल्ली के बींदापुर से मेहंदीपुर बालाजी के लिए 21वीं पदयात्रा 22 मार्च को रवाना हुई थी। गुरुवार को सभी श्रद्धालुओं ने मालाखेड़ा होकर राजगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उनका जगह जगह स्वागत हुआ। वहीं बालाजी के धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तेज धूप का भी उन पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। भगवान श्री राम के भजन सुनते हुए हाथ में ध्वज लेकर चल रहे हैं। वहीं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के धाम पर पहुंचकर यह ध्वजा चढ़ाई जाएगी। इसके अलावा हनुमान जी को रोट का प्रसाद अर्पित किया जाएगा। माजरी खुर्द मिडिल स्कूल में रसोई भवन निर्माण का लोकार्पण किया गया है। CSR फंड से यह कार्य नीमराणा स्टील सर्विस सेंटर कंपनी ने करवाया है। लोकार्पण गुरुवार दोपहर MD हिरोशी ईतो, HR हेड ब्रजेश यादव सहित स्वाति यादव, अनिश यादव और राजेश यादव ने किया। प्रधानाध्यापक दान सिंह यादव ने बताया कि इस कंपनी ने पिछले साल टॉयलेट का भी निर्माण करवाया था। वहीं अतिथियों को साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही मंच संचालन रेखा यादव ने किया। इस अवसर पर PO दिनेश यादव, कंवर सिंह, रामेश्वर सूबेदार, उप सरपंच नरेंद्र आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में गुरुवार को अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। यहां बच्चों का वजन लेने के साथ ही उनकी ऊंचाई मापी गई और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। उधर स्वास्थ्य परिचारिका ने बताया कि प्रत्येक गुरुवार को टीकाकरण केंद्र पर बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस B, निमोनिया और अन्य प्रकार का टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है। बांदीपुरा स्थित PM श्री सीनियर स्कूल में आरंभ निर्माण कार्य बच्चों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहा है। यहां समग्र शिक्षा अभियान की ओर से निर्माण एवं विकास कार्य के टेंडर स्वीकृत किए गए थे, लेकिन संबंधित ठेकेदार ने विद्यालय परिसर में गहरी नींव खोदकर पटक दी। अब यह खतरे का कारण बन गई है। अधिकारी भी इस कार्य को शुरू करवाने के प्रति उदासीन बने हुए हैं। वहीं समाजसेवी मोहन सिंह, सरपंच बुधराम, लियाकत और दीन मोहम्मद ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में बजरंग दल की बैठक सह संयोजक हरगोविंद वर्मा हिंदू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इससे पूर्व बावड़ी की बगीचे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं नियुक्त पदाधिकारियों को श्री राम नाम का भगवा साफा भी पहनाया गया। यहाँ गठित कार्यकारिणी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संयोजक राकेश कुमार गुप्ता बने हैं। बजरंग दल अध्यक्ष लेखराम पोजी सहित उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद में अध्यक्ष घनश्याम शर्मा और उपाध्यक्ष एवं प्रचार मंत्री काका पंडित को नियुक्त किया गया है। उधर अकबरपुर कस्बे का नामकरण हिंदू नाम एवं भगवान के नाम पर रखने की मांग भी उठी। साथ ही हिंदू नववर्ष को धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय हुआ। बजरंग दल की बैठक हुई थी, जिसमें काफ़ी ग्रामवासी आए और सभी युवा भी आए। उन्होंने सभी ने हिंदू संगठन की और बजरंग दल की शपथ ली है और आज यहाँ पे सभी को पद मनोनीत किए गए हैं, जिनमें सभी ने सराहनीय बात बताई है। और 30 मार्च को हिंदू नव दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और बड़ी धूमधाम से नववर्ष को मनोनीत किया गया है, जिसमें हम बहुत ही बड़ा सहयोग देने वाले हैं गांव के सभी ग्रामवासी। धन्यवाद। हाँ, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ में हम उसको मनाएंगे। अब यहाँ से आगे जो भी हिंदू धर्म के त्योहार पर्व जो भी आएंगे वो हम सब मिलकर बड़े धूमधाम से व्यापक रूप से मनाएंगे यहाँ पर। और सभी मंदिरों में जहाँ पर भी मंदिर है हिंदू धर्म के, उनको जीर्णोद्धार और के लिए भी कोशिश करेंगे तथा जो भी हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में कोई भी उत्पीड़ित है या जो परेशान है या जिसके कन्या का शादी में परेशानी आ रही है, उन सब के लिए हम सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी भाई किसी के साथ कोई भी आर्थिक या शारीरिक या कोई भी परेशानी है उसमें सहयोग करेंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे तथा एक संगठन के रूप में बढ़कर रहेंगे। जैसे योगी और मोदी ने कहा ना, एक है तो सेफ है, तो अब इस नारे को हम पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। जात पात खत्म करके, जात पात कोई नहीं, सब भर के भाई है, जो भी हिंदू है वो सब एक है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में आयुर्वेद शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर अनेक ग्रामीणों ने पहुंचकर बीमारियों की जांच करवाई। उधर आयुर्वेद चिकित्सक उमेंद्र मीणा ने बताया कि निःशुल्क शिविर के माध्यम से जोड़ों के दर्द, गठिया, त्वचा रोग और मानसिक विकार आदि का उपचार हुआ। इसके अलावा उचित आहार विहार एवं स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया गया। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेद औषधालय अकबरपुर से राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम 2 माह में एक कैंप लगाते हैं, जिसमें सामान्य बीमारियों के बारे में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, जोड़ों के दर्द, मलेरिया और अन्य जो भी बीमारियां हैं उसके प्रचार प्रसार हेतु
और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार लोगों तक पहुँचे। इस हेतु हम एक कैंप लगाते हैं, जिसका हमने अभी पिछले दिन आयोजन किया था, जिसमें सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ दी गई। हमारे औषधालय जो भी सप्लाई में आती हैं वो दवाइयाँ निःशुल्क दी गई हैं। और हम चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य का बजट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कम कैसे कर पाएँ, वो आयुर्वेद के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं, ताकि लोग बीमार नहीं हों और जल्दी स्वस्थ रहें। इस हेतु हमारे औषधालय में नियमित योगाभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि आदमी स्वस्थ ही रहे, बीमारी ना पड़े, ताकि वर्कलोड नहीं बढ़े। बहुत ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है। खासकर बुढ़ापे में आने वाली बीमारियां जो जॉइंट पेन वगैरह है, वो हम देख रहे हैं कि 30-40 की एज में शुरू हो रही है। बीपी शुगर के पेशेंट जो हम 60 साल के बाद में देखते थे, वो अब 30-40-35 के आसपास होने लगे। तो हम इसको स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में बिजली कटौती बढ़ गई है। घंटों तक बिजली गुल रहने से सीएससी के मरीज एक्सरे आदि नहीं होने से परेशान हो जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिनों से बिजली कटौती बढ़ गई है। अस्पताल में जनरेटर भी काफी दिनों से खराब हालत में है। इसके अलावा बिजली नहीं आने पर पेयजल सप्लाई बाधित हो जाती है। 5-7 दिन से लगातार लाइट नहीं आ रही। यहाँ पे न हॉस्पिटल चल रहा है, ना और घर के कोई काम चल रही रोजमर्रा की। सब मशीनें बंद पड़ी है, एक्सरे बंद पड़ी है और भी मशीनें अंदर लैब में बंद पड़ी है। तो पूरे काम विदित है इस टाइम। अच्छा, अपने जो पेशेंट बाहर बेचारे इंतजार करे लाइट का? हाँ, परेशान है, पूरे पेशेंट लाइन लगी पड़ी है, बैठे बेचारे। लाइट नहीं आने की वजह से हमारे सीएससी में 400 या 500 की रोजाना ओपीडी होती है। लाइट न होने के कारण वहाँ एक्सरे मशीन भी बंद पड़ी है, जांच भी प्रभावित होती है, मरीज भी प्रभावित होते हैं। और लाइट की 4 रोज से ज़्यादा समस्या आ रही है। कभी 4 घंटा शाम को काटे हैं, कभी 3 घंटा दिन में काटे हैं। और पानी की भी समस्या होती है, बगैर लाइट का पानी नहीं आता है। एक दिन तो 24-12-16 घंटा लाइट नहीं। हाँ, तो ये रोजाना 33 फाल्ट है। कर्मचारी संतोष प्रिय जवाब नहीं देते हैं। काली मोरी पे जो फ़ोन है उस फ़ोन को भी नहीं उठाते हैं। 33 की जब जाँच करते हैं तो इनको प्रशासन से हमारी यही मांगे, इनको पाबंद करके फ़ोन तो उठाएं, संतोष प्रिय जवाब तो दें। बगैर जवाब के हम कैसे पता करें लाइट क्यों नहीं आ रही। खैरतल जिला कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद ने एडीएम शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद छंगानी के नेतृत्व में दिया गया है। ज्ञापन के अनुसार 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, साथ ही 6 अप्रैल को रामनवमी है। ऐसे में इस अवधि में खैरतल में मांस की दुकानों पर पाबंदी लगाई जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला गोरक्षा प्रमुख दिनेश कौशिक, कमलेश अग्रवाल, जिला मठ मंदिर प्रमुख नवीन अग्रवाल सहित जय किशन, राजीव चौधरी, राजपाल, जीतू, राजू जामन और दीपेश शर्मा आदि मौजूद रहे। खैरतल महाविद्यालय की पूर्व छात्रा रिंकी खातून देश की संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में 3य स्थान प्राप्त किया था। रिंकी खातून ने राजस्थान विधानसभा में इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय संविधान के 75 वर्ष पर विचार रखे। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक चंदवानी ने यह जानकारी प्रदान की। विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं रिंकी खातून ने अपनी उपलब्धि का श्रेय मां मुन्नी और पिता चुन्नू खान के साथ ही जिला युवा अधिकारी पंकज यादव, एनएसएस जिला समन्वयक मंजू शर्मा, मार्गदर्शक डॉक्टर दीपक चंदवानी और राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य गौरव जैन आदि को दिया है। नमस्कार, खैरतल तिरारा जिले से मैं रिंकी खातून और बेहद खुशी के साथ ही साझा कर रही हूँ कि आज जयपुर विधानसभा में मैंने अपना वक्तव्य पेश किया और पूरे राजस्थान में मुझे 3रा स्थान प्राप्त हुआ और अब मैं खैरतल तिरारा जिले का नेतृत्व दिल्ली संसद में करूँगी। बेहद खुशी की बात है मेरे लिए ये और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी दीपक चंदवानी सर को। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू गौरव जैन सर। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू पंकज यादव सर, राजपाल सर जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की, मम्मी पापा एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता करी थी। और अब हम बहुत जल्दी मिलते हैं दिल्ली में। थैंक यू। उधर वापस लौटने पर रिंकी का स्वागत किया गया। इस दौरान टिल्लू शर्मा, महादेव सैनी, डॉक्टर बलवीर खालसा, आसाराम यादव, जगदीश प्रसाद, डॉक्टर अनुराग कौशिक और इमरान खान आदि उपस्थित रहे। खैरतल में राजस्थान दिवस समारोह की कड़ी में गुरुवार को गरीब एवं अंत्योदय सम्मेलन संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने की। वहीं भरतपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर दी गई है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट के अलावा मासिंह चौधरी एवं अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
खैरतल में माया कॉलोनी से सुने मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ दिया। पीड़ित कविता ने बताया कि उस वक्त वह और परिजन काम से गए हुए थे। जब पुत्रवधू घर पहुंची तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अज्ञात शातिर 5,000 रुपए चुरा कर ले गए। वहीं पुलिस ने मौका मुआयना किया है। मैं 11:30 बजे गई थी बैंक की वहाँ पर बहू काम पे जाती है कॉलोनी में। अच्छा। जब मैंने कही चाबी यहाँ देके जा रहे मेरे को, फिर वो बाहर रुक के जाते, फिर बहू आई थी वहाँ से, कई 4 जने बाहर खड़े थे। जब मैं वही देखे चाबी मेरे को देखेगी वहाँ से, फिर वहाँ आई तो बाहर तो गेट बंदी पड़ा, ताला लगा पड़ा। अंदर आके खोल के देखा तो सारा सामान फैला पड़ा है, पैसे भी निकल गए सारा। कितने पैसे? पैसे 4,500। खैरतल जिला बनने के बाद एसपी ऑफिस होने के बाद दिन दिहाड़े 1 बजे चोरी हुई है, जिसके पड़ोस में हमको खबर मिली। जब हम मौके पर पहुँचे, इनके 4,500 नगद सामान फैला मिला। हमको सामने जो झुग्गियाँ हैं इनको कई बार प्रशासन को हमने अवगत करा दिया, लेकिन हटा ही नहीं जा रहे। पड़ोस में जैसे लेडीज़ का कहना है कि झुग्गियों से 4 जने आए थे और वो आवाज़ करी तो उन्होंने भाग गए। तिजारा कस्बे के वार्ड 5 में भागवत कथा का आयोजन हुआ। समापन समारोह में कथावाचक पंडित रामानंद व्यास ने सुदामा जी का प्रसंग सुनाया। वहीं भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर महिलाएं व्रत करती दिखी। वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन से जागृति पैदा होती है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, सब्जी मंडी अध्यक्ष सुभाष सैनी, जितेंद्र सैनी, प्रकाश चंद सैनी, संजय खेमचंद, ज्ञानचंद, महावीर प्रसाद और बाबूलाल आदि मौजूद रहे। दिवाकरी गांव स्थित माता मंदिर में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। यहां 5वें दिन स्वामी कमलदास बापू ने शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई और भव्य झांकी प्रदर्शित की गई। उन्होंने कहा कि बुरा करना घातक है और बुरा सुनना पातक है, इसलिए दोनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं दूसरों की बुराई सुनने की अपेक्षा खुद के जीवन से बुराई मिटाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्रताप ऑडिटोरियम में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा 1100 लोगों को स्वामित्व के पट्टे वितरित किए गए। वहीं 6,834 निर्माण श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 6 करोड़ 97 लाख रुपए डाले गए हैं। साथ ही 52 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर भी भेंट की गई है। इसके अलावा सीएम ने अलवर के फूलचंद से वर्चुअल संवाद भी किया। चलते चलते पर फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व एमएलए जयराम जाटव और उनके पुत्र को जान से मारने की मिली धमकी। सदर थाने में करवाई एफआईआर। शराब पार्टी के बाद मारपीट में युवक की हत्या के लगे आरोप। तुलेड़ा का निवासी था मृतक। अलवर मंडी में व्यापारियों के जरिए गेहूं की सरकारी खरीद हुई आरंभ। वहीं सरसों की आवक ने पकड़ा जोर। और शहर में चोरों का हुआ बोलबाला। शिवाजी पार्क में कॉस्मेटिक शॉप का तोड़ा शटर। वहीं नेहरू नगर में कीमती इलेक्ट्रॉनिक मशीन की पार। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।